नमस्कार साथियों। बीए सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी के इस पेपर में हम आज पढ़ेंगे कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न, विशाखा गाइडलाइंस एंड एक्ट 2013। साथियों, समाजशास्त्र में परीक्षा के दृष्टिकोण से यह चैप्टर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और समाज में बढ़ती महिलाओं के प्रति हिंसाओं की घटना के नज़रिए से देखें तब भी ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगभग प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और अपने एनुअल एग्ज़ाम में ये इनके क्वेश्चन आते रहते हैं। सामाजिक नियंत्रण में कमी और खुलेपन के कारण महिलाओं के विरुद्ध यौन अपराधों में वृद्धि हुई है, जो अधिकतर उनके अपने घर परिवार और उनके कार्यस्थल पर घटित हो रहे हैं। राजस्थान की समाज सेविका भवरी देवी के सामूहिक बलात्कार के मामले में संबंधित विशाखा बनाम राजस्थान सरकार 1997 प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए। इन्हें विशाखा गाइडलाइंस कहा जाता है। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम 2013 अप्रैल 2013 में लागू कर दिया गया। प्रत्येक नियोक्ता संगठन को एक आंतरिक समिति गठित करने की जिम्मेदारी होगी, जिसके न्यूनतम 10 सदस्य होंगे। लेकिन इस कानून में सेना में काम करने वाली महिला तथा खेतों में काम करने वाली महिला कृषकों को शामिल नहीं किया गया। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ए के गांगुली पर एक इंटर्न द्वारा लैंगिक उत्पीड़न का आरोप लगने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी सर्वोच्च न्यायालय लैंगिक संवेदनशील और आंतरिक शिकायत कमेटी का गठन किया गया। आज हम नारी शक्ति, स्त्री कल्याण, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन भारत में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं रही है। लैंगिक असमानता इंडेक्स, जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स 2014 में 146 देशों में भारत का 132वां स्थान था। महिलाओं के विरुद्ध हो रही हिंसाओं को दो रूपों में देखा जा सकता है। प्रथम, घर के अंदर होने वाली हिंसा तथा दूसरी, घर के बाहर होने वाली हिंसा। राजस्थान में हुए यौन उत्पीड़न के एक मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने सरकारों को निर्देश जारी किए, जिन्हें विशाखा गाइडलाइंस 1997 में कहा जाता है। विशाखा गाइडलाइंस को कार्यस्थल पर महिला यौन शोषण और उत्पीड़न रोकने की दिशा में मील का पत्थर माना जाता है। इन्हीं दिशा निर्देशों के आधार पर हाल ही में कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम बनाया गया, जिसमें महिला सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर व्यापक प्रावधान किए गए। भारतीय दंड संहिता में भी ऐसे कुछ प्रावधान किए गए हैं। महिलाओं के विरुद्ध होने वाले यौन उत्पीड़न को रोकने की दिशा में ये सराहनीय प्रयास है। तहलका पत्रिका के प्रधान संपादक तरुण तेजपाल तथा सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश तथा पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए के गांगुली द्वारा अपने मातहत महिलाओं के साथ छेड़छाड़ से यौन उत्पीड़न का मामला एक बार फिर जोर पकड़ गया था। ये विडंबना ही है कि वर्ष 2013 को महिला सुरक्षा वर्ष के रूप में घोषित किया गया, परंतु उसी वर्ष महिलाओं की असुरक्षा तथा उनके यौन उत्पीड़न बड़ी हस्तियों द्वारा किए जाने की घटनाएं सामने आई, जबकि इन दो उत्पीड़कों में से एक महिला सुरक्षा की वकालत करने के लिए जाने जाते हैं तो दूसरे स्वयं न्यायाधीश रह चुके हैं, जिनसे लोग न्याय की उम्मीद करते हैं। कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम 2013 वर्ष 2013 को अप्रैल माह में कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम 2013 लागू हो चुका है। इस कानून का उद्देश्य सार्वजनिक एवं निजी कार्यस्थलों पर महिलाओं को सुरक्षा कवच प्रदान करना है, ताकि उनका यौन उत्पीड़न, यौन शोषण न किया जा सके। कानून में महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी व्यापक प्रावधान है। इस नए अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित है। कानून के तहत यौन उत्पीड़न की परिभाषा को व्यापक बनाते हुए इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में हर तरह काम करने वाली हर उम्र की महिलाओं को शामिल किया गया है। महिलाओं के साथ अश्लील बातें, उनकी रजामंदी के बगैर उनसे निकटता बढ़ाने के प्रयास, उनके साथ अश्लील व्यवहार और यौन उत्पीड़न के दायरे में लाया गया। कानून के तहत दुष्कर्म के कारण पीड़ित महिला की मौत पर दोषी को आजीवन कारावास या मृत्युदंड दिया जा सकता है। साथ ही ऐसे मामले में न्यूनतम 20 वर्ष की सजा निर्धारित की गई है। इस कानून के अंतर्गत जहां महिलाओं के साथ अश्लील व्यवहार, उनके कपड़े फाड़ना, उनका पीछा करने जैसी हरकतों को माना गया है, वहीं अश्लील इशारे करने पर सजा को 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष कर दिया गया है। इस कानून के तहत जहां हर जिले के लिए क्षेत्रीय शिकायत समिति के गठन का अनिवार्य प्रावधान है, वहीं नियोक्ता को यौन उत्पीड़न के मामला सामने लाने पर एक आंतरिक समिति के गठन का दायित्व सौंपा गया, जिसे सिविल कोर्ट के समकक्ष अधिकार प्राप्त होंगे। समिति के सदस्यों की संख्या कम से कम 10 होगी। कानून के तहत अदालतों को सजा को कम किए जाने को उस अधिकार से वंचित किया गया जो उन्हें भारतीय दंड संहिता में प्रदान किया गया था। वैवाहिक बलात्कार को भी इस कानून के दायरे में लाकर व्यवस्था की गई कि अलगाव के समय पत्नी के साथ बलात्कार की सजा अधिकतम 7 वर्ष तथा न्यूनतम 2 वर्ष होगी। इस कानून के इस आधार पर आलोचना की गई कि इसमें सेना में काम करने वाली महिलाओं को शामिल नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त इसमें खेत में काम करने वाले महिला कृषकों को भी शामिल नहीं किया। हालांकि बाद में जिस तरह से कामकाजी महिलाओं को परिभाषित किया गया, उसे खेतीहर मजदूर, कृषक और सेना में करने वाली महिला भी इस परिभाषा के अंतर्गत आ सकती है। इस कानून की इस आधार पर भी आलोचना की गई कि पीड़ित महिला द्वारा शिकायत दर्ज करने की जांच के बाद अगर आरोप झूठा पाया गया तो वे महिला सजा के हकदार होगी। यह भी कहा जा रहा है कि इस कानून में एक ऐसा प्रावधान नहीं है पुरुषों को सुरक्षा मिले, जबकि पुरुषों को भी सुरक्षा की जरूरत पड़ती है।
इसके अलावा नियोक्ता पर क्या जुर्माना किया जाएगा, इस बाबत कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि कार्यस्थल पर कार्यरत महिला का यौन उत्पीड़न होने पर नियोक्ता की भी बड़ी जवाबदेही बनती है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को घटनाएं आए दिन देखने को मिलती है, जिसके अंतर्गत बलात्कार जैसी घटनाएं भी होती है और फिर लंबे समय तक महिला कर्मियों का यौन शोषण भी। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 18 अक्टूबर 2012 को निर्णय दिया गया, जिसमें कहा गया कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए विशाखा निर्देश को क्रियान्वित किया जाना चाहिए। अब देखते हैं विशाखा दिशा निर्देश है क्या। विशाखा गाइडलाइंस उच्चतम न्यायालय द्वारा महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए दिया गया निर्देश है। विशाखा निर्देश की पृष्ठभूमि यह थी कि राजस्थान की समाज सेविका भौरी देवी ने 1994 में एक बाल विवाह का विरोध किया था। इसके कारण 1997 में भौरी देवी का सामूहिक बलात्कार किया गया। इसके बाद विशाखा नाम स्वयंसेवी संस्था तथा अन्य लोगों ने न्यायालय में मुकदमा दायर किया। इसी परिप्रेक्ष्य में विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान सरकार बाद में कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए। विशाखा गाइडलाइंस के प्रमुख दिशा निर्देश इस प्रकार है। ये केंद्र और राज्य सरकार दोनों का दायित्व है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए समुचित उपाय करें। कार्यस्थल पर महिलाओं की अस्मिता की सुरक्षा उनका संवैधानिक अधिकार है। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित नियमों को अधिसूचित कर उनका प्रकाशन और वितरण किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को इसके प्रति जागरूक बनाएं। नियोक्ता निजी हो या सरकारी, उन सभी पर विशाखा निर्देश का समान प्रभाव होगा, अर्थात दोनों को ही इन निर्देशों को लागू करना है। यौन उत्पीड़न की जांच के लिए एक शिकायत समिति का गठन किया जाना आवश्यक है। इस तरह की समिति का अध्यक्ष किसी महिला को ही बनाया जाना चाहिए। साथ ही इस समिति में कम से कम आधी संख्या महिलाओं की होनी चाहिए। समिति में किसी प्रकार के विवाद की संभावना को समाप्त करने के लिए तीसरा पक्ष भी होना चाहिए। अक्टूबर 2012 में विशाखा निर्देश को विस्तृत करते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को निर्देश दिया गया कि वे कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए समितियों का गठन करें। इसके बाद माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इस मामले ऐसे निर्देश दिए। वर्मा समिति की रिपोर्ट है। दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 को सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद यौन उत्पीड़न को लेकर सरकार एक बार फिर हरकत में आ गई और न्यायमूर्ति JS वर्मा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसके अन्य सदस्य थे लीला सेठ और पूर्व सॉलिसिटर जनरल श्री गोपाल सुब्रमण्यम। इन्होंने भी महिला सुरक्षा को लेकर कुछ सिफारिशें प्रस्तुत की, जिसमें महिला के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ के लिए सख्त सजा मिलनी चाहिए, मानव तस्करी और फ्लैश ट्रेड के लिए 14 वर्ष के कारावास, सामूहिक बलात्कार जैसी स्थिति सजा की अवधि कम से कम 20 वर्ष हो, दुष्कर्म के मामले में लिंग भेद नहीं किया जाना चाहिए, वैवाहिक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना भी दुष्कर्म के दायरे में लाया जाना चाहिए। ऐसे काफ़ी इन्होंने रिपोर्ट दी। अब भारतीय दंड संहिता में जो यौन उत्पीड़न के बारे में जो प्रावधान है उनके बारे में देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में बलात्कार को परिभाषित किया गया। इसके अंतर्गत इन स्थितियों को बलात्कार की श्रेणी में रखा जाता है। फिर IPC की धारा 376 के अंतर्गत भी दंड का प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2) G में समान मनोदशा के लिए सामूहिक जवाबदेही को सैद्धांतिक रूप से स्पष्ट किया गया है और कहा गया है कि अपराध की भावना पहले से होनी चाहिए, जो अपराधियों के अपराध प्रकट होनी चाहिए। IPC की धारा 509, इसके अंतर्गत शब्द, भाव, भंगिमा या किसी अश्लील हरकत से स्त्री के सम्मान को ठेस पहुंचाने पर भी 1 साल की सजा है या फिर जुर्माना हो सकता है। IPC की धारा 314, इसके अंतर्गत स्त्री के साथ छेड़छाड़ की स्थिति में दोषी को 2 साल की सजा या जुर्माना हो सकता है। भारत के कुछ पड़ोसी देशों ने भी अपने वहाँ पे जो सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट में जो कुछ प्रावधान कर रखे हैं, जैसे अमेरिका है, चीन है, पाकिस्तान, रूस और ब्रिटेन है। सर्वोच्च न्यायालय लैंगिक संवेदनशीलता और आंतरिक शिकायत समिति। विशाखा निर्देश में यह प्रावधान है कि प्रत्येक प्रतिष्ठान में लैंगिक उत्पीड़न के मामलों की जांच के लिए एक आंतरिक समिति का गठन आवश्यक है। सर्वोच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश पर एक इंटर्न द्वारा लैंगिक उत्पीड़न का आरोप लगने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय में इस प्रकार किसी समिति के न होने का मामला प्रकाश में लाया गया, जिसकी आलोचना भी हुई। इसी के मद्देनजर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश P सदाशिवन ने सर्वोच्च न्यायालय लैंगिक संवेदनशीलता और आंतरिक शिकायत समिति गठित की, जिसके 10 सदस्य हैं। इस समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को बनाया गया। विशाखा निर्देश में कहा गया है कि आंतरिक समिति में महिलाओं का बहुमत होना चाहिए और 2 सदस्य सिविल सोसाइटी के होने चाहिए, जो उस प्रतिष्ठान से बाहर की हो। इसी के मद्देनजर सर्वोच्च न्यायालय की समिति में अन्य 6 महिला सदस्य हैं और 2 अन्य सदस्य बाहर के बनाए गए, जिनका सर्वोच्च न्यायालय से कोई संबंध नहीं है।